अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है शादी या जो शादियाँ क्यों नहीं टिकती हैं आज के डेट में, उसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे पूरा। पहले मैं थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूँ कि पूरा हमने पीछे क्या बताया था, कहाँ पे थे। तो वैसे आपने देखा होगा ओबसली, तो यहाँ पे थे कि जब मेरी जो एक या दो बार या तीन बार जो है शादियाँ फिक्स होने वाली थी, मतलब लड़कियाँ देखी थी मैंने, शादी नहीं हुई। किस कारण की? क्योंकि झूठ जो है आगे परोसा गया। और इसी को कंटिन्यू करके हम दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपना दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप ये झूठ एक ऐसी चीज़ है, इसको आप खासकर आजकल की दुनिया में, ये झूठ ऐसी चीज़ है, इसको आप जितना ज़्यादा परोसोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा लोगों के सामने बोलोगे, तो ये झूठ ना ऑटोमेटिकली आगे चल करके जब ये कैरी फॉरवर्ड होता है तो ये सच होने लग जाता है, ये सच बनने लग जाता है। मतलब लोग उसको सच मानने लग जाते हैं। एक झूठ को, जो बिल्कुल एक सरासर झूठ है, उसको आप जितना ज़्यादा परोसोगे, ये सच, लोग उसको सच मानने लगते हैं। ये मैं बताता हूँ कि ये कैसे है। जब मेरे बारे में जब एक बार, दो बार, तीन बार जब ये बातें आई कि जो है इस लड़की की शादी हो रखी है, बाहर इसके बच्चे वगैरह हैं, तो एक बार के लिए तो मेरी फैमिली भी ना, मतलब जब ये, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार जब हुआ, तो मेरी फैमिली भी एक बार ना थोड़ा सोच में पड़ गई। और मेरे पापा मुझे एक बार बोल रहे हैं, तो सच में बता मुझे, सच में तुमने शादी तो नहीं करी है? मतलब ऐसे कैसे हो रहा है? मतलब इतना लोग क्यों बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ? लोगों की तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? मैंने कहा कि ऐसा कैसे आप बोल रहे हो लोगों की मेरे साथ दुश्मनी है? लोगों की तो आपके साथ भी दुश्मनी हो सकती है ना। ज़रूरी नहीं है कि लोगों की मेरे साथ दुश्मनी है। लोगों की आपके साथ भी दुश्मनी हो सकती है। लोगों की मेरे भाई के साथ दुश्मनी हो सकती है, मेरी माँ के साथ दुश्मनी हो सकती है, या मेरे दादा नाना के साथ दुश्मनी हो सकती है। जो पुरानी दुश्मनी है वो निकाल रहे होंगे, तो इसमें क्या ज़रूरी है कि मेरे साथ दुश्मनी हो सकती है? तो आपको नहीं पता कि लोग, ज़रूरी नहीं है दुश्मनी भी हो, लोगों का काम है, जिनका काम है शैतान का, वो शैतान का काम करेंगे। तो मैंने कहा, तो मुझे हंसी आई जब मेरे पापा ने ये बोला। और फिर यकीन मानिए, मैं जब रात को सोया, तो मैं भी थोड़ा दिमाग में जोर लगा रहा हूँ कि सच में ऐसा तो नहीं है कि मैंने शादी की थी और मुझे खुद ही नहीं पता। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट। अच्छा, तो अब जब इसके बाद अब देखिए, घर वाले तो, क्योंकि देखिए मुझे एक चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, अगर मतलब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही हैं, मुझे बहुत खुश रखा है, मेरे सारे भाई बहनों को खुश रखा है। हमने बहुत मौज की, बहुत ऐश किए हैं मैंने अपनी लाइफ में। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ में। बहुत अच्छे मज़े किए हैं मैंने लाइफ में। और ये क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली मेरे माँ बाप को, जिन्होंने मुझे बिल्कुल एक जो है अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। लेकिन ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब मतलब ये प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। उनको ज़्यादा, और उनकी एक्चुअली ना दिली ख्वाहिश भी होती है कि बच्चे जो है ना, ये कुछ करके सेटल हो जाएं, शादी करें, हम पोते पोतों के साथ खेलें। मतलब ये एक होता है, ये एक माँ बाप का, हर एक माँ बाप का सपना ही होता है। मतलब वो बच्चा क्या भी करे लाइफ में, लेकिन शादी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है, और शादी का वेट कर रहा होता है माँ बाप। तो वो कंसर्न थे कि यार अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, मतलब लोग इसके बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं, कैसे शादी करेंगे, क्या होगा। लेकिन देखिए, ऊपर वाला बहुत बड़ा होता है। मतलब खुदा, मतलब आप खुदा के निज़ाम ऐसा है कि वो मतलब पत्थर के नीचे से रिज़्क निकाल करके जो है कीड़े मकोड़ों को देता है। सो ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए। और भरोसा इस चीज़ में, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे ये चीज़ मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है, क्योंकि मतलब मुझे पता था मैं साफ़ हूँ, मैं पाक हूँ, मुझे प्रॉब्लम ऐसी कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं जो लोग बोल रहे हैं। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। तो मैं सोचा ठीक है, उनको बोलने दो। तो मैंने इसको, कहते हैं ना, मैंने इसको बहुत हार्डली नहीं लिया है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। तो अभी एनीवेज, इसके बाद जब एक और रिश्ता जो मेरा होना था, जब मैं लड़की देखने गया, तो मुझे लड़की ठीक लगी। देखिए, लड़की लिटरली मतलब ठीक होते हैं, सब अच्छे होते हैं। तो वो लड़की ठीक थी, अच्छी थी। बट हाँ, वो जैसे मुझे पहली लड़की ठीक लगी थी, दूसरी लड़की ठीक लगी थी, तीसरी लड़की ठीक लगी थी, मैंने शादी के लिए हाँ बोली थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा, मतलब मुझे अपने हिसाब से,
मतलब वो मैच नहीं हुई, बट हाँ लड़की वो ठीक थी, मतलब बासलात लड़की थी, अच्छी लड़की थी, लेकिन मेरे हिसाब की मुझे नहीं लगी। तो मैं घर आया, मैंने कहा, मैंने इतना ही बोला, मैंने कहा, बोला घर वालों ने बोला अच्छा बताओ कैसी लड़की थी, कैसी लड़की है। तो मैंने कहा यार देखो लड़की तो ठीक है, मगर जो ही मैंने मगर बोला, मगर पे घर वालों ने कुछ सुना ही नहीं। चलो ठीक है फिर मिडल मैन से बात करो, ये करते हैं, फाइनल करते हैं ये वो। मैंने कहा अरे सुन तो लो, मगर मेरी बात तो पूरी सुनो। नहीं नहीं नहीं, तो पापा का पीठ का दर्द स्टार्ट हो गया, पापा का मतलब अलग सी जो बीमारियां निकलने लगी, माँ का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये चीज़ें होने लगी। बोले अब हम नहीं, अब हिम्मत नहीं, अब नहीं कर सकते, सुनो मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। तो मतलब आजकल बहुत प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, ये दिक्कतें हो रही हैं, देखो मत करो ऐसा, मतलब ये लोग किसी से ज़्यादा पूछेंगे नहीं। मैंने कहा पूछने भी तो पूछने दो, तो मैं कौन सा गलत हूँ। कह रहे नहीं 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 ऐसा मत करो, बोले देखो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होगी, अब 2 साल भी हो गए हैं लड़की ढूंढते, तुम्हें कहीं तुम्हें पसंद नहीं आती है, कहीं जो तुम्हें पसंद आती है वहाँ पे लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे तुम्हें ठीक भी लगी। मैंने कहा यार ठीक लगी, लेकिन मैंने बोला मुझे थोड़ा टाइम तो दो सोचने के लिए। तो इनने खैर फोर्सफुली जो है वो हाँ हुई है उस टाइम पे, और फोर्सफुली मैंने हाँ बोल दी है। तो बट मुझे रिग्रेट भी था बहुत कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि चल छोड़ यार, अब ये लोग इतना फोर्स कर रहे हैं तो चल छोड़, करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, क्या कर सकते हैं। लेकिन बीच मतलब चलते मतलब जब दिन हो गए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार देखो ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती है कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा और शादी के बाद जो है मुझे इस लड़की के साथ मतलब कहते हैं ना वो नहीं बनी, तो यार मैं शादी के 10 दिन 15 दिन के बाद उसको तलाक दूंगा, छोड़ दूंगा, या 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद, तो इस लड़की की तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, ये इसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। तो या दूसरी बात कि अगर मैंने चलो कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं भी तोड़ा रिश्ता, तलाक भी नहीं दिया, लेकिन मैं इस बीवी के साथ वैसे ट्रीट ही नहीं कर रहा हूँ जैसा एक हस्बैंड को एक बीवी के साथ करना चाहिए, मैं उसको वो पोजीशन ही नहीं दे रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा, क्या उस रिश्ते का क्या फ़ायदा। तो रिश्ता चलेगा ही नहीं, तो इसकी ज़िंदगी तो वैसे ही जहन्नम बन जाएगी। तो मैंने सोचा और मैंने फैसला कर दिया कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा। मैंने घर वालों को बोला मैंने कहा मुझे भले ही रिश्ता ना मिले, कहीं पे नहीं दे कोई रिश्ता, लेकिन मैं नहीं करूँगी कि मैं उस लड़की की ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकता। देखिए मैं अपने हिसाब से सही था, और मेरे पापा ने भी, जब मैंने पापा से ये प्रॉपरली बात करी तो उन्होंने भी सोचा ये बात, उन्होंने समझी ये बात, और उन्होंने भी समझ करके बोला चलो ठीक है एज यू विश। तो वो रिश्ता टूट गया। देखिए अगर मेरा पहला रिश्ता हो गया होता तो शायद वो भी खुश होते, मैं भी खुश होता, रिश्ता हो गया होता, सब कुछ ठीक होता, लेकिन दुश्मनों ने जो है आपके आसपास जो शैतान है वो नहीं होने दिया। अब उसकी वजह से फिर दूसरी बार की वजह से, तीसरी बार की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। देखिए यहाँ दिक्कत हो गई, अब मैंने यहाँ पे किसी और का दिल दुखाया, मेरा दिल कहीं और दुखा, मैंने किसी और जगह दुखाया, सो प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद फिर दोबारा से रिश्ता हुआ एक जगह, तो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें थी। तो लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सच में मेरे वजह से दिल दुखे हैं, मेरे माँ बाप का दिल दुखा है, या उन घर वालों का दिल दुखा है जहाँ पे मैंने रिश्ता तोड़ा है। मैं हाथ जोड़ के लिटरली मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, गलती हो गई है, लेकिन ये गलती मैंने डेलिबरेटली नहीं करी, या ये गलती मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मतलब मेरी आदत ही ऐसी है, नहीं। मतलब मैंने तो जब मुझे शादी नहीं करनी होती तो मुझे नहीं करनी थी, जब मैंने शादी करनी थी तो मैंने हाँ कर दी थी, वहाँ पे मेरी शादी होने नहीं दी। तो अब यहाँ पे वही चीज़ देखिए, वही प्रेशराइज हो गया, वही प्रेशर। उस टाइम पे जब मेरा दूसरा रिश्ता हुआ, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो जब उन्होंने हाँ बोली तो पापा ने बोला देखो ये इन लोगों को बोलेंगे कि यहाँ पे रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार है, इनसे पूछेंगे, उनसे हमारी बनती है अच्छी खासी, तो वो अच्छा ही बोलेंगे। तो भाई अभी मत करो, अभी ना मत करो, इसको करो, हाँ बोल दो, ख़त्म करो कहानी। देखो फिर वो ठीक हो जाएगी जब आपके, मतलब ये बात भी देखो, ये बात भी सही है आज के डेट में। मतलब आप अगर किसी जगह पे सोचते हो ना कि मुझे 100% मिल जाए, मतलब 100 जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, 10 की 10 क्वालिटीज़ मुझे मिल जाए, देखो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन सर्टन थिंग्स, आपको किसी न किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऑब्वियसली करना पड़ता है। सारी चीज़ें हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है, बट येस मैंने वहाँ पे परफेक्शन की वजह से वो रिश्ता नहीं तोड़ा था। येस की मतलब अंडरस्टैंडिंग हम दोनों की मैच नहीं हो पाई। व्हेन वी टॉक, हमने जो फ़ोन बातें करी, कुछ टाइम तक बातें करी, देन हम सडनली वी स्टॉप टॉकिंग, हमने बात करना बंद कर दिया। तो बात करना बंद कर दिया हम दोनों ने, तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, क्योंकि हम मिल नहीं पाए थे। हमने जो है मैं उस लड़की से 2-3 बार मैंने उससे बोला कि हम मिलते हैं और मिलके थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाती है, लाइक कि कैसा क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो ये तो बट
शी रेजिस्टेड और वो नहीं आई, तो उस वजह से क्या हुआ, दूरियां बढ़ गई। और फिर फ़ोन कॉन्टैक्ट्स जो है वो फ़ोन के जो फ़ोन कम्युनिकेशन है, जो टेली कम्युनिकेशन है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। एंड इन दैट केस एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई दोनों के बीच में, और वो रिश्ता हमने फिर तोड़ दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, देखिए मतलब जब आप किसी को 100% पसंद करते हैं ना, पहले 100% पसंद करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग से मैच हो गई कि इसको मैं पसंद हूँ, मुझे ये पसंद है 100%। तो जब आपको नहीं पसंद, आप सोचते हो कि आप घर वालों को बोलते हो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोचूंगा इस बारे में, मुझे लड़की ठीक लगी बट आई जस्ट मतलब मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने का। और जब आपके घर वाले उस टाइम पे आपका फोर्स करते हैं ना, वो सोचने का टाइम नहीं देता है ना आपको, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है उस केस में। तो गलती है, ओब्वियसली मैं मानता हूँ गलती है। तो यार मुझे चाहे घर वालों ने कितना भी फोर्स क्यों ना किया होता, क्यों ना वो मुझे मार के काट कर मुझे कब्र में ही क्यों ना डालते, मुझे वही कैटेगोरिकली बोला था मुझे नहीं करना है। तो अगर मैंने हाँ कर दी तो मतलब हाँ, मैं डर गया कि अगर मतलब अब भी अगर ये कंटिन्यू हो गया और फिर शादी हुई, शादी के बाद मैंने तलाक दिया, तो इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मैं नहीं चाहता कि यार कल की, ये देखो शादी एक लाइफ टाइम का एक बॉन्ड है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है कि मतलब ये ऐसी चीज़ है कि ये कोई गाड़ी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज लाई, कल अच्छी नहीं लगी तो देन यू रिप्लेस इट या यू चेंज इट। नहीं कर सकते चीज़ें। एक बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट जो है एक एस्पेक्ट है लाइफ का, तो जिसको आपको मतलब हैप्पीली कैरी करना है आगे, हैप्पीली मतलब दोनों साइड से एक हैप्पी जो है एक रिलेशनशिप होना चाहिए, एक हैप्पी बॉन्ड होना चाहिए। तो मुझे लगा कि नहीं कल को कहीं इनके साथ प्रॉब्लम ना हो, इसके साथ प्रॉब्लम ना हो, इसके साथ दिक्कत ना हो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हो रही थी, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं मैच हो रही थी। और जब हो गई थी तब बहुत देर हो गई थी ओब्वियसली। फिर दोबारा जो हमारी जो बात हो गई थी उनके साथ, जब मैच हो गई थी उसके बाद, खैर मैं वो कहानी नहीं बताना चाहता, फिर बहुत देर हो गई थी। तो कहानी का मकसद ये है कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये कहानी आपको, कि देखिए झूठ के चक्कर में अच्छे रिश्ते छूट जाते हैं, वो दबाव के चक्कर में भी जो है इंसान गलत जगह रिश्ता जो है कर लेता है, या मतलब ऐसे जगह रिश्ता कर लेता है जहाँ पे वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं हो पाती, और फिर टूट जाता है। तो सोसाइटी भी जिम्मेवार है, बहुत ज़्यादा जिम्मेवार है। सबसे बड़ा जो इसमें जो हाथ है ना ख़राब होने का रिश्तों में, वो सोसाइटी का ही है। उसके बाद अपने पेरेंट्स का है, जो अपने बच्चों के ऊपर फोर्सफुल करते हैं, फोर्स डालते हैं कि नहीं आप कर लीजिए ये है वो है। तो उसके बाद तीसरी गलती है लड़का लड़की की भी है, क्योंकि देखो अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, हाँ करते, तो फिर उनको जो है इसको आगे ले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए फिर बॉन्डिंग, फिर मैचिंग हो जाती है। देखो अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ, अगर कुछ चीज़ें कम हैं, तो मतलब देखो वो घर में उसका अलग एनवायरनमेंट है। अभी जिस एनवायरनमेंट में वो लड़की रह रही है या वो लड़का रह रहा है, वो अलग एनवायरनमेंट है। कल को जब आप दोनों साथ में आ जाएंगे ना, तो वो बॉन्डिंग होती है ना, उसके चक्कर में आप बोल सकते हो कि मुझे आप में ये चेंज चाहिए या मुझे आप में ये चेंजेस चाहिए। तो हो सकता है कि इन दैट केस आपके पास जब वो आए या जब आप उसके पास जाओ, तो वो चेंजेस हो सकती हैं, पॉसिबल है। ज़माना इतना मतलब डिजिटल ज़माना है आज के डेट में, मतलब क्यों नहीं, हर चीज़ की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, जब वो आपके पास आए, तो जब वो आपका पूरा बन जाए, जब आपका वो बेटर हाफ बन जाता है ना, उसके बाद एवरी चेंज इज़ पॉसिबल, अगर आप एक सही हस्बैंड या एक सही वाइफ हो तो फाइनली जब ये दूसरा रिश्ता हो रहा था, दूसरे रिश्ते के तोड़ने की बात थी, मेरे पापा का मैंने बोला था एक्सीडेंट हो गया था उन दिनों। तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जो है मेरे घर में एक अंकल आए थे, वो पापा के दोस्त हैं, हमारे यहाँ ही रहते हैं। अगर वो ये वीडियो देखेंगे ना, तो उनको समझ में आएगा कि वही हैं। तो उन्होंने मतलब ऐसे बातों में बोला, अच्छा बेटा बताओ क्या हो रहा है, शादी का क्या सीन है, शादी करनी है नहीं करनी है। तो फिर वही बातें उठी कि भैया इसने तो रिश्ता तोड़ दिया, ऐसे वैसा था ये वो। तो क्यों तोड़ा भाई, पता नहीं, अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं, दोनों में लड़का लड़की में कुछ हो गया अनबन और रिश्ता टूट गया। तो उसने कहा कि एक्चुअली ना ये जो जिम्मेवार है ना, इसकी जो अक्सर जड़ है ना, वो ये फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन है। कि पुराने ज़माने में ये कम्युनिकेशंस होती ही नहीं थी, फोटोग्राफ्स नहीं होते थे, पता भी नहीं लगता था कौन इंसान कैसा है, और इनफैक्ट तब तो लड़कियों को देखते भी नहीं थे, माँ बाप जा करके रिश्ता पक्का करके आते थे, और भाई अब फिर घर आके बोलते थे कि तुम्हारी वहाँ पे शादी फिक्स करी है, तो इस डेट को शादी है। तो आज के ज़माने में जितना आप बात करते हो ना, बातों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जितना आप कम्युनिकेट करते हो, जितना आप साथ में रहते हो, जितना टाइम आप आपस में जो है कम्युनिकेट करते हो, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। जितना आप घूमते फिरते हो, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ये आज के डेट में ऐसा है, कॉमन है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि मतलब जितनी ज़्यादा देर आप देखो, रिश्ते जितनी ज़्यादा देर तक रहते हैं ना, तो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो
उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, मैंने क्यों, जो मैंने पहले टॉपिक से बोलता आया कि क्यों पुराने रिश्ते टिक जाते थे, क्योंकि पेरेंट्स का एक तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि पेरेंट्स की इज्जत का बहुत ज़्यादा ख्याल होता था। आज भी होता है, लेकिन आज क्या है, पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं बच्चों के हाथों, कि बच्चे ने बोल दिया नहीं मुझे नहीं करनी है, मैं मर जाऊंगा, मैं वो करता हूँ। पेरेंट्स बोलते हैं, पुराने ज़माने में ऐसा होता था तो बोलते जाके मर जा, अगर तुझे मरना जाके मर जा, मैंने बोल दिया यही करनी है तो यही करनी है। लेकिन आज की जो पेरेंट्स हैं ना, उनका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है बच्चों को लेकर के, तो वो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, बच्चों के ऊपर अपना स्ट्रेस नहीं डालते हैं। तो इसी वजह से जो है, उन अंकल ने मुझे बोला, आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे शाम को एक बार मेरे पापा, उनके वालिद साहब घर आए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो बेटा, मैंने ना तुम्हारी शादी फिक्स करी है किसी जगह पे, तो ऐसा है कि मैंने डेट वेट फिक्स करी है, तो इस दिन को तुम्हारी शादी है। तो वो कह रहा है कि अब शादी थी, तो मैं खुशी हो गया, चलो ठीक है, शादी होने वाली है। तो अगले दिन जो है अपने दोस्तों से मिला, या 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद उनके हिसाब से, तो उनके सबको पता तो लग ही जाता है कि भैया उस बंदे की शादी, अब उसके दोस्तों को भी पता लगा कि शादी होने वाली है इनके यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, वो अंकल जो है ना, मतलब अभी 65-70 की एज में होंगे, लेकिन अभी भी इतने डायनेमिक लगता है ना, वाइट बियर्ड करके हैं, मतलब मेरे पापा से भी बिल्कुल डायनेमिक, एकदम डायनेमिक लगता है वो, मतलब इतने, मैं सोचता हूँ कि आज वो इतने अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। तो जब वो अपने यंग एज में होंगे ना, 22, 23, 24, 25 में, जब उन्होंने शादी की होगी, तो उस टाइम पे वो कितने हैंडसम होंगे, मतलब मुझे ये फील हो रहा है। मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ पे भी जितने भी वीडियो देखेंगे ना, अगर उनको पता लगेगा ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो सच में उनको लगेगा, या अंकल जो अगर उनको भी पता लगेगा कि हाँ, मतलब लिटरली वो बहुत हैंडसम है, बहुत है अभी भी, मतलब वो बहुत डायनेमिक लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मतलब बात फैल गई कि भैया इसकी शादी होने वाली है, तो फिर मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि यार मैंने सुना तुम्हारी शादी होने वाली है यहाँ पे। तो उसने कहा हाँ होने तो वाली है, तो अगले महीने या 2 महीने बाद। तो उसने कहा कि यार मैंने सुना है कि वो जो लड़की है ना, वो डिसेबल्ड है, मतलब वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो और आपसे हाइट से छोटी भी है, वो तुमसे हाइट में बहुत छोटी है। तो कह रहा है मैं थोड़ा, मेरा मूड थोड़ा ऑफ सा हो गया, और कह रहा है मैं घर आ गया और मैंने खाना खाने के लिए बैठा तो मेरा मूड ऑफ था। तो मेरे पापा ने मुझे बोला, वालिद साहब ने, कि क्या हुआ तुम्हारा मूड, चेहरा क्यों उतरा हुआ। तो मैंने बोला कि जहाँ पे आपने मेरी शादी की है, आपने उस लड़की को देखा है। तो उसने कहा हाँ मैंने देखा है, क्यों क्या हुआ। कह रहा मेरे दोस्त ने बोला कि वो जो लड़की है वो फिजिकली डिसेबल्ड है, तो मतलब हैंडीकैप्ड है वो लड़की, और मेरे से हाइट से छोटी भी है, तो आप मेरी शादी वहाँ पे क्यों करवा रहे हो, मैं वहाँ पे शादी नहीं करूँगा, मुझे कहीं और जगह शादी कराओ। तो देखिए मतलब उस टाइम के पेरेंट्स में, मतलब कितने बुद्धिमान थे वो, उस टाइम के जो हमारे दादा दादी के एज के जो लोग थे, कितनी बुद्धि थे उनके अंदर, कितना दिमाग था उनके अंदर। तो कहा कि उनने मुझे बोला, अरे तो तू टेंशन क्यों लेता है, तुम टेंशन क्यों लेते हो भाई, ऐसा है ये एक टेम्पररी शादी है, मतलब ये मतलब एक ट्रायल मैरिज है तुम्हारे लिए। तो मैं थोड़ी ऐसा पागल थोड़ी हूँ कि जो तुम्हारी शादी उठा करके जैसे भी कहीं पे भी शादी कर लूँगा। ये एक ट्रायल मैरिज है 5-6 महीने तक, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ ताकि तुम सीखो शादी होती क्या है, शादी में क्या चीज़ें होती हैं, क्या जिम्मेदारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। 5-6 महीने के बाद मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूँगा, जहाँ तुम बोलोगे, जिस लड़के के साथ बोलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक ट्रायल मैरिज है। तो कह रहा मैं तो खुश, अच्छा ये ट्रायल मैरिज ऐसा भी होता है क्या, मतलब वहाँ उस टाइम के मतलब लड़के भी देखो, मतलब किस हिसाब के थे, मतलब इतना भी प्रॉपर नॉलेज नहीं कि ट्रायल मैरिज का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। आज आप लड़कों को बोलो ट्रायल मैरिज, तो वो बोलेंगे बेवकूफ़, किसी और को बनाओ, हमें पता है कि ट्रायल मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तो अब उन्होंने बोला होगा उनको अपनी लैंग्वेज में, कश्मीरी लैंग्वेज में, कि यार देखो एक ट्रायल मैरिज है, मतलब आपको थोड़ा एहसास हो जाएगा, थोड़ी जिम्मेदारी आ जाएंगी, आपको पता लगेगा शादी क्या होता है, फिर उसके बाद 5-6 महीने के बाद मैं आपकी दूसरी शादी करूँगा जहाँ पे तुम बोलोगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं खुश, यार चलो ठीक। कह रहा अब टाइम आ गया, शादी हो गई। अब शादी के तकरीबन 10-11 महीने निकल गए और मेरा बच्चा भी हो गया। कह रहा जब मेरा बच्चा हो गया और बच्चा होने के बाद मुझे दिमाग में आया कि अरे मेरे बाप ने तो मुझे बोला था, पापा ने बोला था मैं तुम्हारी शादी करूँगा, दूसरी शादी करूँगा, तो अब तो बहुत टाइम हो गया, बच्चा भी पैदा हो गया, तो मैं तो भूल ही गया था। तो इन्होंने अपने बाबा से बोला कि भाई आपने तो मुझे बोला था कि 6 महीने के बाद मुझे बोलना, तो मैं दूसरी शादी करूँगा, तो आपने तो बोला ही नहीं। तो कहता तुमने मुझे याद ही नहीं दिलाया, तुमने तो मुझे खुद ही याद नहीं दिलाया, तुम याद दिलाते तब मैं कर लेता। तो कहता है कि ठीक है अब कर लो। कहता है अब कैसे करूँ, अभी तो तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया, अब तुम एक काम करो, पहले तो ये देखो ना कि ये बच्चे को कैसे संभालना है, इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। तो कम से कम 5-6 महीने तो दे दो इसको, ताकि तुम्हें ये अंदाज़ा हो जाए कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद उसको संभालते कैसे हैं।
ठीक है, जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा तो मैं तुम्हें शादी करूंगा, तो इसको कम से कम बच्चे को 5-6 महीने दे दो। कहते हैं इसके साथ साथ में मतलब 20-22 महीने हो गए या 2 साल हो गए और मेरा दूसरा बच्चा भी पैदा हो गया, और उसके साथ साथ मैं इतना घर गृहस्थी में खो गया, इतना अपनी जिम्मेदारी में खो गया कि मैं शादी का कंसेप्ट ही मेरे दिमाग से निकल गया। जो दूसरी शादी का कंसेप्ट था वो मेरे दिमाग से निकल गया, मैं इतना खो गया। और आज उनके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, तो कह रहा मतलब मैं खुश हूँ, मतलब मैं खुश हूँ कि मेरे बाप ने उस टाइम पे मेरी शादी वहाँ पे कराई थी, मेरे बच्चे आबाद हैं, मेरे बच्चों के बच्चे आबाद हैं। तो मतलब मैं बताता हूँ, मतलब लिटरली बोल रहा हूँ मैं, अगर आज की डेट में वैसा होगा ना, वैसा तो छोड़ दो, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, मैं बताता हूँ, एक फ्रेंड है मेरा, देखिए मैंने कहा ना कि पेरेंट्स भी कभी कभी क्या होता है वो जो है ना लालची हो जाते हैं, बहुत लालची बन जाते हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए लालची बन जाते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। अब मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी चाहिए, अरे ठीक है सर, सारी क्वालिटीज़ भी चाहिए, फिर नशेड़ी भी नहीं होना चाहिए, सिगरेट भी नहीं पीना होना चाहिए भैया, घर में प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, फिर कल को अगर अलग निकलना चाहिए उसके लिए हिसाब किताब होना चाहिए, और ज़्यादा घर में ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए, बहनें ज़्यादा घर में आती जाती नहीं होनी चाहिए, मतलब बहुत सारी जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ शादियों की। इस चक्कर में क्या है, जो मेरा फ्रेंड है ना, अब देखिए आप देखते हो कि वो क्या करता है, भाई वो तो मजदूरी करता है, नहीं वहाँ लड़की नहीं देंगे। वो क्या करता है, वो बिज़नेस करता है, क्योंकि कश्मीर में थोड़ा सा सिक्योरिटी का बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसर्न है कि भैया कि नहीं, मतलब ऐसे बंदे को लड़की दें कि जिसको महीने के महीने पता लगे कि कुछ ना कुछ आ रहा है, चाहे वो क्लास 4th मुलाजिम ही क्यों ना हो भैया। अब तो लेकिन गवर्नमेंट नौकरी का कंसेप्ट, सारे गवर्नमेंट इदारे तो बिक गए हैं, तो प्राइवेटाइज होने लगा है, सब कुछ प्राइवेटाइज होने लगा है। बाहर जॉब का मतलब होता है जॉब, आप गवर्नमेंट में करो, प्राइवेट में करो, लेकिन कश्मीर में जॉब का मतलब वही होता है कि आप गवर्नमेंट में कर रहे हो, प्राइवेट वगैरह में नहीं करो। लेकिन अब जब प्राइवेटाइजेशन खत्म हो गया, अब तो जो पेंशन वगैरह मिलती थी वो भी खत्म हो गया, तो अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि यार लड़की को लड़के को मतलब ऐसी जगह पे हम लड़की को जो है सेटल करें जो ठीक ठाक एक कमाता ठीक ठाक हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या क्या हो। एनीवेज मैं बताता हूँ, अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करता हूँ। मेरा फ्रेंड है, वो फिजिकली डिसेबल्ड है बेचारा, मतलब उसके पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो बैंक में काम करता है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक में काम करता है। उसने भी कितनी लड़कियां देखी, मतलब जब लड़की को देखने जाता है तो वहाँ पे उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी देखते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब वो तो बैंक का एम्प्लॉय भैया, अच्छा खासा कमाता है, घर भी है, ठीक ठाक है, तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करते हो शादी, फिर क्यों नहीं लड़की देते हो? मतलब वहाँ पे क्यों आप ये सोचते हो कि नहीं भाई सब कुछ है इसके पास अब, लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी है। तो अब अगर जिसके पास फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है उसके पास नौकरियाँ ढूंढते हो आप लोग, उसके पास आप जॉब ढूंढते हो, उसके पास बंगला गाड़ी ढूंढते हो, तो सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी फिर? मतलब फिर इसका मतलब क्या, इसकी तकदीर में लिखा नहीं। फिर वो जो अंकल क्या जिसने फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ मतलब जो शादी करी है और फिर बच्चे भी, सब कुछ खुशहाल ज़िंदगी, अभी मुझे अभी भी वो खुशहाल लगता है, और कभी मैंने उनके मतलब कोई दाग नहीं है उनकी लाइफ में, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो मतलब इस लड़के के साथ फिर शादी कौन करेगा अगर मतलब अगर ये सब चीज़ें देखेंगे तो? अब बेचारे ने मेहनत करी ना, इसको पता था बेचारे को कि यार मैं फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, तो मुझे तो यहाँ पे तो सीधे लोगों को शादियाँ नहीं होती, सीधे सीधे जो ठीक ठाक लोग हैं उनको शादियाँ नहीं मिलती है, तो मैं तो वैसे ही फिजिकली डिसेबल्ड हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने अपनी ऐसी तैसी कर करके जो है पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से की, और फिर जॉब भी मिल गई बैंक में, अभी भी लड़की नहीं मिल रही। तो है ना, मतलब खुदगर्ज लोग हैं ना फिर दुनिया में, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज लोग। माँ बाप खुदगर्ज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। खैर सबकी अपनी अपनी जो है राय है, अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपना अपना हिसाब किताब है, किसको क्या बोलें। देखिए गलत जगह पे लड़की जाती है तो फिर काउंसलर जान वाली जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, गलत जगह पे लड़की जाती है तो लड़की वापस आती है। देखो मैंने इस पर एक पूरी एक नज़म लिखी है, शायद मैंने पहले टॉपिक में भी बोला, आपको पहले पार्ट में बोला, एक नज़म, एक प्रॉपर एक पूरा एक सॉन्ग लिखा है कश्मीरी में। तो उसका एक पार्ट जो मैंने इस जैसे काउंसलर जान का ये जो मसला हुआ था अभी जो अनंतनाग के, उसके बाद ही मैंने ये पूरी एक नज़म लिखी थी जिसमें शादियों का भी है जिक्र, और जो आज के हालात हैं उनका भी जिक्र है, लोग जो हैं उनकी फितरत ख़राब है उसका भी जिक्र है। तो मतलब ये जो शादी का जो एक लड़की को हम गलत घर में गलत हाथों में जो सौंपते हैं, ये एक पार्ट जो है उसका मैं आपको इसी जो है थर्ड पार्ट में मैं आपको सुना दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट भी जो है बहुत ही लंबा खिंच गया, तो इंशाल्लाह जो है अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है कि नेक्स्ट पार्ट में हम ये बात करेंगे कि क्यों हमारा आंखों देखा भी जो हम आंखों से देखते हैं, कैसे ऐसा हो सकता है कि वो भी झूठ हो सकता है कभी कभी। सुनी बातों पे तो विश्वास करना भी नहीं चाहिए। तो चलिए इंशाल्लाह अब हम थर्ड पार्ट में मिलते हैं, तो सेकंड पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अपने आसपास सफाई रखिए, और अपने आसपास के साथ साथ प्लीज़ आप अपने दिमाग की भी अच्छे से सफाई करें। थैंक यू सो मच।